We'll start with a new chapter, linear programming. Linear programming. This belongs to QT. अगर किसी को confusion हो तो ये QT का topic है. Now, as we have always seen, QT के जो भी होते हैं chapters, we have so much of procedures. ये उन सब में सबसे ज़्यादा सबका बाप हम बोल सकते हैं. Steps. So many of steps we'll have. सिर्फ रटने वाला काम है. LPP से what this LPP or the linear programming is basically, so this deals with scarce resources या limiting factors. आपको मालूम है what are limiting factors, what are key constraints. Whenever there is a resource जिसकी availability हमारे पास कम होती है, उसकी requirement ज़्यादा होती है, we call it a constraint. We require more of the material or the labor hours or the machine hours, whatever the thing is. कोई भी resource जिसकी हमारे पास requirement ज़्यादा है, उसके comparison में उसकी availability is limited, उसकी availability कम है, तो हम अपना प्रोडक्शन इस तरह से करते हैं कि हम उन कम रिसोर्सेज में ही बेस्ट आउटपुट निकाल पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम अर्न कर पाएँ. वी प्लान अवर प्रोडक्शन इन सच अ वे सो दैट जो हमारा की कॉन्स्टेंट है उसका हम मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएँ, लिमिटेड रिसोर्सेज में ही हम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अर्न कर पाएँ. ओके, तो जनरली अगर हमारे पास एक या दो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, हम इजीली वो चीज़ सॉल्व कर लेते हैं. लाइक सपोज इफ़ वी हैव अ कांस्टेंट ऑफ मशीन आवर्स, तो हम हमेशा कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर निकाल के रैंकिंग्स देते हैं, उसके बेसिस पर हम अलोकेशन कर देते हैं. नाउ प्रैक्टिकली वी डू नॉट हैव ओनली वन की रिसोर्स. प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही चीज़ की लिमिटेशन है. अगर हम प्रैक्टिकली काम करने जाए तो हमारे पास कई सारी चीज़ों की लिमिटेशन होती है, राइट? So when we have many limiting factors, when we have many key factors, key constraints, हमारे जो normal costing के concepts हैं, उनसे solve करना questions will be very, very, very difficult. दो constraint, ज़्यादा से ज़्यादा तीन constraint तक भी हम solve कर पाएँ, शायद. Easily तो वो भी नहीं होगा, but फिर भी शायद वो हमसे हो जाए. पर जहाँ पर 8-10 constraints हों, जो practically होते हैं, we have so many resources and every resource is scarce. कोई भी resource ऐसा नहीं है जो freely available होता है. सारे resources जो भी हैं, आपने पढ़ा हुआ है economics में, हर एक resource which is available to you वो scarce ही होता है. Requirement will always be more compared to the availability. हर चीज़ की. So we have so many constraints in practical life कि हम अपने नॉर्मल मार्जिनल कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट से उसको फुलफिल नहीं कर सकते. हम उसको कैलकुलेट या हम उससे डिसीशंस नहीं ले पाते. सो एलपीपी, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, एलपीपी इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. एलपीपी में हम ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ेंगे जहाँ पर वी विल हैव मेनी कॉन्स्ट्रेंट्स, वी हैव मेनी लिमिटिंग फैक्टर. उन सारे लिमिटिंग फैक्टर्स को, उन सारे लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए ये कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो हमें हमारे फाइनल आंसर तक पहुंचाएंगी. बाय डूइंग दीज मैथमेटिकल स्टेप्स हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारा एक्चुअल कितना, व्हाट शुड बी आवर डिसीजन, व्हाट विल बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन और सर्विस प्रोवाइडिंग कॉम्बिनेशन. जो भी हमें डिसाइड करना है वो डिसीजन हम easily ले सकते हैं based on these mathematical steps. Now this LPP is divided into 3 parts. हमें जो questions आते हैं, 3 तरह के questions होते हैं. Formulation of LPP, linear programming problem formulate करना, formulate an LPP. आपको paragraph में पूरी situation दी जाएगी, practical situation. ये चीज़ें हैं, हम ये बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें ये वाले रिसोर्सेज लगेंगे, एक यूनिट बनाने में इतना मटेरियल, इतना इस मशीन कार, इतना उस मशीन कार, लाइक दैट एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू. हमें उससे
उसको स्टेप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम हमें डिराइव करनी पड़ेगी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमें बतानी पड़ेगी इक्वेशंस के फॉर्म में। द सेकेंड इज, ये जो यहाँ पर आपने एलपीपी फॉर्मुलेट की, इसको सॉल्व करना। यहाँ तो सिर्फ आपने प्रॉब्लम बनाई है, इक्वेशंस के फॉर्म में आपने प्रॉब्लम को लिख दिया, जो पैराग्राफ फॉर्म में था उसे इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देन यू विल हैव टू कम टू द फाइनल आंसर। आपको आपका बेस्ट आंसर चाहिए। वो आंसर निकालने के लिए हमें दो मेथड्स दिए हैं, वन इज ग्राफिकल मेथड, द अदर इज सिंप्लेक्स मेथड। ये जो एलपीपी आपने इधर बनाई, प्रॉब्लम जो क्रिएट करी आपने, फॉर्म करी, उसको सॉल्व करने के ये दो मेथड्स हैं। दोनों में से कोई भी मेथड एग्जाम में आ सकता है। दिस वन इज कंपेरेटिवली मोर कॉम्प्लिकेटेड। ग्राफिकल मेथड तो आप लोग करते आ रहे हो बचपन से, हम देखेंगे अभी, आपने मैथमेटिक्स में किया है, इनइक्वालिटीज आपने पढ़ा होगा। इनइक्वालिटीज को जब आप सॉल्व करते थे ग्राफ के फॉर्म में, बस वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। सो दिस इज़ वेरी इजी। आ जाए तो पहले डांस करोगे, फिर सॉल्व करोगे। ओके, आपकी किस्मत अगर बहुत अच्छी हुई तो यू विल गेट द ग्राफिकल मेथड, फ्री के मार्क्स हैं ये। इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द नेक्स्ट सैटरडे यू विल गेट ग्राफ्स। 5-6 आप लोग ग्राफ पेपर्स लेकर आएंगे, तो हम नेक्स्ट सैटरडे ग्राफिकल मेथड करेंगे। टुडे वी विल रीड फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन इज सिंप्लेक्स। जो नोट्स देख रहे हो ना, उसमें सिर्फ सिंप्लेक्स मेथड ही है, इन दोनों के ऊपर कोई नोट्स ही नहीं है। ऑल द स्टेप्स, एवरीथिंग आर ओनली फॉर दिस सिंप्लेक्स मेथड। नाउ स्टार्टिंग विथ फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। सो एलपीपी हम किस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं? सो वी हैव अ बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग एन एलपीपी। वी ऑलवेज राइट अवर ऑब्जेक्टिव, हम क्या करना चाह रहे हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके पास, आप 4 तरह के प्रोडक्ट बनाते हो। प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं, 2 तरह के डिपार्टमेंट्स में काम होता है, 2 मशीन्स लगती हैं। सो फॉर एवरी सिंगल प्रोडक्ट ABCD, जो आपके चारों प्रोडक्ट हैं, हर एक के लिए आपको कौन से रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी लगेगी, कौन सी मशीन में कितने आवर्स लगेंगे, हर एक प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, और आपको दिया जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कितनी है, मशीन आवर्स अवेलेबिलिटी कितनी है। ये सारी चीज़ें आपको पैराग्राफ फॉर्म में दी हुई है। नाउ वी हैव टू गेट 2 थिंग्स फ्रॉम दोज पैराग्राफ। पहला तो हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव, हम करना क्या चाहते हैं। सो अवर ऑब्जेक्टिव इज ईदर टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट्स और टू मिनिमाइज द कॉस्ट। दोनों में हम एक ही बात बोल रहे हैं, या तो प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करना या कॉस्ट मिनिमाइज करना। डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। अगर हमें सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी है, तो हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करके ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं, इट इज टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन। अगर हमें सेलिंग प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सिर्फ कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी है, देन अवर ऑब्जेक्टिव्स विल बी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। ओके, सो ऑब्जेक्टिव को हम डिनोट करते हैं बाय Z, कैपिटल Z से हम ऑब्जेक्टिव को डिनोट करते हैं। सो वी राइट लाइक दिस, ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव आता है Z, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज Z। नाउ व्हाट इज दिस Z? तो मान लो आपको क्वेश्चन में 2 प्रोडक्ट दिए हैं, प्रोडक्ट A और B। ओके, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है इनका, देन वेरिएबल कॉस्ट दिए हुए हैं। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। सपोज द कंट्रीब्यूशन फॉर A इज 10 एंड द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर B इज 8। ओके, तो हमारा मकसद क्या है, हमें क्या करना है, A और B के कितने यूनिट्स हम बनाना चाहते हैं, दैट वी हैव टू फाइंड द बेस्ट कॉम्बिनेशन। क्योंकि इसके आगे हमें कई सारे कॉन्स्टेंट्स दिए हैं, मटीरियल अवेलेबिलिटी, देन डिमांड, देन वील हैव मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, हर एक की अवेलेबिलिटी, ऐसे कई कॉन्स्टेंट दिए हैं। और मटेरियल भी हमारा एक ही नहीं होता है, वी हैव 10 टाइप्स ऑफ मटेरियल। उन 10 मटेरियल के 10 कॉन्स्टेंट हो जाते हैं हमारे पास। एक ही मशीन पे हमेशा प्रोडक्शन नहीं होता है, वील हैव मेनी मशीन्स, हर एक मशीन के मशीन आवर्स विल बी रेस्ट्रिक्टेड। सो लाइक दैट वी हैव मेनी कॉन्स्टेंट्स, कई सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ऑल्दो
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें उतने नहीं आते हैं, बट प्रैक्टिकली वी हैव मेनी कॉन्स्टेंट्स। और ये एलपीपी हम पढ़ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि इतने सारे जब कॉन्स्टेंट होते हैं, हमारा कोई मार्जिनल कॉस्टिंग, कोई थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट, कोई स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कुछ काम नहीं आता व्हेन वी हैव सो मेनी थिंग्स गिवन। जब आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ में 20 तरह के कॉन्स्टेंट्स हैं, आप मार्जिनल कॉस्टिंग लगा ही नहीं सकते। हाउ विल यू रैंक द प्रोडक्ट्स? इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं, वहां पर ये चीज काम आती है। तो हाउ डू वी राइट द ऑब्जेक्टिव इन दिस? हम अगर एक यूनिट ए का बनाते हैं, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन 10 रुपीज मिलता है। एक यूनिट बी का बनाते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन 8 रुपीज मिलता है। सो वील राइट मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 10a प्लस 8b। हमें ये नहीं पता कि a और b के कितने यूनिट्स हम बनाने वाले हैं, दैट वी डू नॉट नो। a के कितने यूनिट्स, b के कितने यूनिट्स, वही तो हमें फाइंड करना है। a की और b की हम कितनी क्वांटिटी बनाए सो दैट हम अपने सारे रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज कर पाए, हम अपने कॉन्स्ट्रेंट्स को प्रॉपरली हैंडल कर पाए, ये हमें निकालना है। ओके तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस तरह का हमें कॉम्बिनेशन चाहिए जो हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे पाए। वी वांट सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी विच कैन मैक्सिमाइज अवर कंट्रीब्यूशन। ए के एक यूनिट से हमें 10 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो हम जितने भी यूनिट्स बनाएंगे हमें टोटल कंट्रीब्यूशन 10 मिलेगा। बी के एक यूनिट से हमें 8 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिलता है, जितनी भी क्वांटिटी हम बनाएंगे, सपोज ए एंड बी आर क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी, तो जितनी भी यूनिट्स हम बनाएंगे उससे हमें 8b का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अगर b यूनिट्स बनाते हैं तो ये हमें मैक्सिमाइज करना है। इस तरह से a और b की वैल्यूज हमें ढूंढनी है सो दैट दिस कैन बी मैक्सिमाइज्ड। दिस इज हाउ वी राइट द ऑब्जेक्टिव। या तो ये मैक्सिमाइज होगा या फिर मिनिमाइज के केस में आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाएगा, ना सेलिंग प्राइस दिया जाएगा, यू ओनली हैव द वेरिएबल कॉस्ट। तो सपोज वेरिएबल कॉस्ट इज 80 एंड से 72। ए के एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट लगता है 70 रुपीज, बी के एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट लगता है 82। नाउ कंसिडरिंग ऑल दी कॉन्स्टेंट, जितने हमें ए और बी का वो कॉम्बिनेशन निकालना है जिससे हमारा टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। अगर हम मान लें कि ए के हम ए नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं और प्रोडक्ट बी के बी नंबर ऑफ यूनिट्स बना रहे हैं, सो अवर ऑब्जेक्टिव विल बी टू मिनिमाइज z इज इक्वल टू 80a प्लस 72b। अब हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे टोटल कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। a के जितने भी यूनिट्स हम बनाएंगे टोटल कॉस्ट विल बी 80 है, b के जितने यूनिट्स बनाएंगे कॉस्ट विल बी 72b। ये दोनों का कॉम्बिनेशन शुड बी मिनिमाइज्ड। सो अवर ऑब्जेक्टिव विल बी मिनिमाइज z इज इक्वल टू दिस। ये समझ आया? This is how we write the objective, either maximization or minimization. इसके बाद हम लिखते हैं constraints subject to. We have to maximize or minimize whatever जो भी हमारा objective है. Suppose if it is maximize, say the objective is maximize z is equal to 10a plus 8b. अगर मान लो ये हमारा objective है, तो इसके ऊपर क्या क्या restrictions है? We have to do this subject to all the constraints. रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, मशीन आवर्स अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, जो भी हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उन सबको हमें इन इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है। इन इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे? तो लाइक सपोज आपको दिया हुआ है मटेरियल जो हम यूज करते हैं, रॉ मटेरियल। ए का एक यूनिट बनाने में हमें 2 kgs ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, बी का एक यूनिट बनाने में हमें 4 kgs ऑफ रॉ मटेरियल लगता है। ओके और बोला गया है टोटल हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है सपोज 200 kgs। फिर हमें बोला है हमारे पास जो लेबर्स है, ए का एक यूनिट बनाने में वी हैव 1 आवर, बी का एक यूनिट बनाने में हमें लगते हैं 5 आवर्स, and the total labor hours available are say 1200 hours. Similarly machine hours, एक ही मशीन पे अगर काम होता है,
ए का 1 यूनिट बनाने में सपोज हमें 8 आवर्स लगते हैं, बी का 1 यूनिट बनाने में हमें 1 आवर ही लग रहा है, एंड टोटल मशीन आवर्स अवेलेबल आर 700. ओके, ये सारे हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं. वी हैव ऑल दीज लिमिटेशंस. ये सारी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करके हमें कॉम्बिनेशन चाहिए ए और बी का. ए और बी का जो भी कॉम्बिनेशन निकालो, ये याद रखना कि उसमें टोटल रॉ मटेरियल इतना ही यूज होना चाहिए, इससे ज़्यादा यूज नहीं होना चाहिए. टोटल लेबर आर इतना ही यूज होना चाहिए, इससे ज़्यादा यूज नहीं होना चाहिए. टोटल मशीन आवर्स इतना ही यूज होना चाहिए, इससे ज़्यादा यूज नहीं होना चाहिए. इसके अलावा मान लो एक और चीज़ दी है विच इज मिनिमम कमिटमेंट. हम ऑलरेडी ए का से 50 यूनिट्स का ऑर्डर ले चुके हैं, बी में ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है. प्रोडक्ट ए के लिए ऑलरेडी हम 50 यूनिट्स का ऑर्डर ले चुके हैं. ऑर्डर ले चुके हैं मतलब हमें बनाना ही पड़ेगा. ओके, दिस इज अगेन अ रिक्वायरमेंट. ये भी एक कंडीशन हो गई कि हमें कम से कम 50 तो अब बनाने ही पड़ेंगे ए के, भले ही वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, पर ये कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई करनी है. इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करके हमें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव. ऐसा कॉम्बिनेशन ए और बी का जो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. यहाँ पर हम इन कंडीशंस को लिखेंगे, जो आपको ये चीज़ टैबुलेटेड या फिर जनरली पैराग्राफ के फॉर्म में दी जाएगी. उस पैराग्राफ से निकाल के आपको इन्हें इन इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है. यू नो व्हाट आर इन इक्वेशंस? इक्वेशंस विद ग्रेटर देन और लेस देन साइंस. जहाँ पर भी वी हैव ग्रेटर देन और लेस देन साइन, हम उनको इन इक्वेशंस बोलते हैं. पहली कंडीशन इज रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड टू 200 kgs. ओके, ए के जब आप ए यूनिट्स बना रहे हो, प्रोडक्ट बी के आप बी यूनिट्स बना रहे हो, आपको बोला गया है ए का 1 यूनिट बनाने में 2 kgs मटेरियल लगता है. सो नाउ व्हेन यू आर मेकिंग ए नंबर ऑफ यूनिट्स, आप 2A मटेरियल कंज्यूम करोगे. योर टोटल क्वांटिटी कंज्यूम विल बी 2A फॉर दिस प्रोडक्ट. वैसे ही जब बी नंबर ऑफ यूनिट्स आप इस प्रोडक्ट के बना रहे हो, 1 यूनिट में 4 kgs लग रहा है, मतलब टोटल कंजम्पशन हो गया 4B. ये दोनों मिला के 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 200 तक हो सकता है, उससे कम हो सकता है. कम होगा तो चलेगा, बराबर होगा तो भी चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो हम बोल सकते हैं दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 200. आया समझ में? वैसे ही सेकेंड, लेबर आवर्स की कंडीशन. अगर हम लेबर आवर्स को देखें तो अगेन ए बनाने में 1 घंटा लगता है. ए बनाने में 1 घंटा लग रहा है, तो ए यूनिट्स बनाने में, 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा ना, तो ए यूनिट्स बनाने में ए आवर्स लग रहे होंगे 1A. ओके, इसका 1 यूनिट बनाने में 5 घंटे लगते हैं, तो बी यूनिट्स बनाने में हमें लग रहे होंगे 5B आवर्स. एंड द टोटल अवेलेबिलिटी इज 1200. 1200 से कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है. कम होगा तो चलेगा, थोड़ी स्पेयर कैपेसिटी बच जाएगी तो चल जाएगा, दैट इज फीजिबल. बराबर होगा वो भी फीजिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है. इससे ज़्यादा होना इज नॉट फीजिबल. 1200 से ज़्यादा आप लेबर आवर्स अवेलेबल ही नहीं है तो यूज़ कैसे कर सकते हो? सो अगेन दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1200. ओके, सिमिलरली मशीन आवर्स के लिए भी हम लिख सकते हैं 8A plus 1B should be less than equal to 700. Okay, now last वाली condition where we have a minimum commitment. A के कम से कम 50 यूनिट्स तो हमें बनाने ही हैं. कम से कम A के 50 यूनिट्स तो बनाने ही बनाने हैं. मतलब 50 होंगे चलेगा, उससे ज़्यादा होंगे वो भी चलेगा, उससे कम नहीं होना चाहिए. सो A should be greater than equal to 50. A is the number of units which you are producing. ये number of units 50 तक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते. आया समझ में? इन सबको हम बोलते हैं constraints.
ये हमारी जो लिमिटेशंस थी, जो कंडीशंस थी, हमने उनको इनइक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया. दिस इज फॉर रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, this is for labor hours availability, this is for machine hours availability, and this is regarding the minimum commitment. ओके, ये चारों कंडीशंस हमने एक्सप्रेस कर दी. इसके बाद एक कंडीशन जो हम हमेशा लिखते हैं बाय डिफॉल्ट, वैसे तो उसका उतना कुछ खास सेंस नहीं है, बट इवन देन जब भी हम एलपीपी लिखते हैं उसके आगे हम एक लिखते हैं नॉन नेगेटिविटी अजम्पशन. ये सारी इनइक्वेशन सॉल्व करके कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ए और बी नेगेटिव हो गया. जब आप इन सबको सॉल्व करोगे, यू शुड नेवर गेट नेगेटिव आंसर्स. अगर इनके सॉल्यूशन में कुछ नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वो गलत है, वो पॉसिबल नहीं है. ओके, सो ए एंड बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये एक कंडीशन हम हमेशा पुट ऑन करते हैं. जितने भी वेरिएबल्स हमने लिए, आखिरी में हम लिखते हैं नॉन नेगेटिविटी अजम्पशन, ऑल दोज वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. भले हम यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुके हैं दैट इट इज ग्रेटर देन 50. 50 से ज़्यादा है तो 0 से ज़्यादा होगा ही, लेकिन स्टिल वी एक्सप्रेस इट सेपरेटली ऑलवेज, जस्ट एज अ कस्टमरी थिंग वी डू दैट. ये नॉन नेगेटिविटी असम्पशन हम हमेशा अलग से स्पेसिफाई करते हैं. दिस एंटायर इज नोन एज एन LPP. ये पूरे को हम बोलते हैं LPP. हमने फॉर्मुलेट कर ली, हमें पैराग्राफ में सारी कंडीशंस दी हुई थी, हमने उससे LPP बना लिया. प्रॉब्लम क्रिएट कर ली, हमने प्रॉब्लम फ्रेम कर ली दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस थिंग सब्जेक्ट टू ऑल दीज कंडीशंस. ये सारी इनइक्वेशंस हमारी फुलफिल होनी चाहिए, इनको फुलफिल करके हमें मैक्सिमाइज करना है. क्लियर है? अब ये LPP सॉल्व करने के दो तरीके. फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड. तो आप लोगों को ग्राफ पे पॉइंट्स प्लॉट करना आते हैं, उसमें कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए. यू नो हाउ टू प्लॉट दीज लाइन्स. लाइन्स को कैसे प्लॉट करना है वो आपको मालूम है. इनइक्वेशंस को कैसे दिखाना है व्हेन इट इज लेस देन इक्वल टू. इसका मतलब अगर मान लो ये मेरा ग्राफ है, ये लाइन आ रही है, सपोज इस इनइक्वेशन की लाइन इज दिस. व्हेन आई एम सेइंग इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, मतलब फीजिबल रीजन शुड बी दिस वन. अगर कभी ग्रेटर देन है, से दिस इज अनदर लाइन. ग्रेटर देन है मतलब इसके ऊपर वाला रीजन शुड बी फिजिबल. ग्रेटर देन या तो ऊपर होगा या राइट साइड में होगा, लेस देन या तो नीचे होगा या फिर लेफ्ट साइड में. अ नॉर्मल ग्राफ विच यू मेक, इतना आप लोग सब जानते हो. देन वी हैव नॉन नेगेटिविटी अजम्पशन. नॉन नेगेटिविटी अजम्पशन में हम बोल रहे हैं हमारे दोनों जो वेरिएबल्स हैं दे शुड बी मोर देन 0. मोर देन 0 होने चाहिए, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होने चाहिए. अगर इधर हम पहुंचे तो एक नेगेटिव हो जाएगा, इधर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इधर अगेन एक नेगेटिव रहेगा. एक्स और वाई में से कोई भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं होना चाहिए. सो वी शुड ऑलवेज हैव आवर आंसर्स ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट. मतलब जब भी हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, हाउ डू वी सॉल्व, हम क्या करते हैं, ये जितनी भी इनइक्वेशंस है ना, सबकी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं. ये फर्स्ट इनइक्वेशन, ये सेकेंड इनइक्वेशन, ये थर्ड इनइक्वेशन, ये फोर्थ इनइक्वेशन. लाइक दैट वी प्लॉट ऑल द इनइक्वेशंस. फिर हम देखते हैं फर्स्ट वाले में सिंबल था लेस देन इक्वल टू. लेस देन इक्वल टू मतलब इससे कम हो सकता है, तो ये वाला रीजन फीजिबल होना चाहिए. ये वाला मतलब हमारा आंसर नहीं आएगा, इस वाले पार्ट में हमारा आंसर नहीं आएगा. सेकेंड वाली इनइक्वेशन में अगेन द सिंबल वाज लेस देन इक्वल टू. ये सेकेंड लाइन, तो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ही हमारा सोल्यूशन होना चाहिए. मतलब ये अगेन फीजिबल रीजन नहीं है. अगर इनमें से कहीं भी सोल्यूशन आएगा तो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, सेकेंड वाली. देन थर्ड में अगेन इट इज लेस देन, वापस हम लेफ्ट साइड या फिर ये वाले के नीचे साइड देखेंगे. सो लाइक दैट हम हर एक इनइक्वेशन का फीजिबल रीजन देखते हैं
और मान लो चारों इनइक्वेशंस के लिए दिस रीजन इज द फीजिबल वन, ये वाला पोर्शन, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा, मान लो दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, भी हमारी लाइंस ड्रॉ हुई, इनइक्वेशंस का फीजिबल रीजन ये वाला आता है, तो हमारा सोल्यूशन इसी में है। इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे, वी विल बी एबल टू सेटिस्फाई ऑल आवर कंडीशंस। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी कॉर्नर्स हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जहाँ जहाँ भी वी हैव कॉर्नर्स, हर एक कॉर्नर पे हम लोग हर एक कॉर्नर की ए और बी वैल्यू, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेके अपने ऑब्जेक्टिव में पुट ऑन कर देते हैं। हर एक कॉर्नर का एक्स और वाई वैल्यू इधर पुट करेंगे, जिससे भी मैक्सिमम हमें अमाउंट मिलेगा वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको मैक्सिमाइज करना था। ओके, दैट इज ग्राफिकल मेथड। बट you should know that graphs are plotted only when we have two variables. जब x और y होते हैं तो ही ग्राफ बन सकता है। आपने कभी भी 3 कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ नहीं बनाया होगा, x y z। नो, हम पेपर पे जो ड्रॉ कर रहे हैं वी हैव अ 2 डायमेंशन थिंग, केवल 2 ही कोऑर्डिनेट्स हम वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 3D कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन अ पेपर ग्राफ। तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 प्रोडक्ट हो जाते ए बी सी, ग्राफिकल मेथड अप्लाई ही नहीं हो सकती थी। अगर 3 वेरिएबल हो जाते तो हम ग्राफ अप्लाई कर ही नहीं सकते, ग्राफ्स हम बना ही नहीं पाएंगे। सो इट्स नेसेसरी, अगर ग्राफिकल मेथड आपको अडॉप्ट करनी है तो आपके पास केवल 2 ही वेरिएबल होने चाहिए, अदरवाइज ग्राफिकल मेथड वोंट बी हेल्पफुल, उससे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो देन वी आर लेफ्ट विथ ओनली सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स से कई गुना आसान है ग्राफिकल मेथड। तो अगर 2 वेरिएबल हो, क्वेश्चन में मेथड नहीं बोली हो, और हमें ग्राफ पेपर अवेलेबल हो, क्योंकि हम अपने घर से तो नहीं लेकर जाएंगे एग्जाम में ग्राफ पेपर। सो जनरली दे डू नॉट गिव विथ आंसर शीट्स, ग्राफ पेपर वो लोग देते नहीं है, बांटेंगे नहीं। अगर आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, आप मांग सकते हो ग्राफ पेपर। अगर उन्होंने दिया, इसका मतलब आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हो। नहीं दिया तो ग्राफिकल मेथड से नहीं सॉल्व करना है, फिर सिंप्लेक्स ही अप्लाई करना है। या तो वो लोग क्वेश्चन में स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी मेथड आपको यूज करनी है, या फिर 3 वेरिएबल्स होंगे तो ऑटोमेटिकली सिंप्लेक्स ही लगेगी। या अगर 2 ही वेरिएबल है और स्पेसिफाई भी नहीं किया गया है, फिर आप कैसे बताओ ग्राफिकल यूज करें या सिंप्लेक्स? आस्क फॉर ग्राफ। ग्राफ अगर वो देते हैं, उनके पास अगर आए होंगे ग्राफ, मतलब आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, नहीं तो आपको सिंप्लेक्स ही लगाना है। क्लियर है? बोथ ऑफ द मेथड्स विल गिव यू द सेम आंसर्स। बस ये बहुत इजी है कंपैरेटिवली, क्योंकि आप करते आ रहे हो इसको बचपन से, कई बार आपने ग्राफ्स बनाए। यहाँ पर वील हैव मेनी स्टेप्स जहाँ पर कंफ्यूज होने के चांसेस हैं। ओके, हम सिंप्लेक्स नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे विथ फ्रेश माइंड। अभी हम स्टार्ट करेंगे विथ एलपीपी फॉर्मुलेशन। रीड क्वेश्चन नंबर 1।